आज की एक और पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है BEVAE। ये वाला पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर जून 2024 का जो आंसर की है सेम पेपर की, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो जाके देख लेना। ठीक है, उससे आपकी थोड़ी सी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाएगी। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता देती हूँ, इसमें 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपके इसमें एक जो हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सो इसमें आप साथ साथ ये देखते रहना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं, 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये पेपर आपका OMR शीट पर होने वाला है। ठीक है, OMR शीट का मतलब क्या आती है, जो बबल्स फिल करने होते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसमें आपको जो बच्चे पहली बार को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये पेपर OMR शीट पे होगा। आपको अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं जो लेंथी होते हैं उस तरह से नहीं लिखना है, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, वो आपको पैटर्न अभी आगे समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के जो बच्चे हैं वो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पेपर को, वो सेम यही पैटर्न रहेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में फर्स्ट नंबर पर है वो हिंदी में भी यहीं पर होगा। तो प्लीज़ आप लोग मैच करते रहना है। ये मत बोलना है कि हिंदी में नहीं करवाया या फिर खाली इंग्लिश में ही हो गया। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन वही होंगे बट लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो आप लोग मैच करते रहना आपने। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट बुक्स वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास को कब अपनाया गया था, इसके लिए इसका जो आंसर होने वाला है यह आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडोप्टेड बाय UN। तो इसमें आपके देखिए, नो पुअर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, ये तो सारे के सारे अडोप्टेड थे, बट टूरिज्म एंड ट्रैवल ये आपका आंसर होगा। ये दिस वाज नॉट अडोप्टेड ऑफ द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडोप्टेड बाय UN। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। कि ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा आंसर एग्जाम्पल हो सकता है। आर्टिफिशियल लेक्स, ऑर्कार्ड्स, क्रॉप फील्ड्स या डैम्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। कि इनमें से जो जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो फॉरेस्ट एक कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। सॉइल फॉर्मेशन, वाटर कंजर्वेशन, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो फॉरेस्ट हैं वो किस चीज़ का रीजनरेशन नहीं करते हैं। देखो, सॉइल फॉर्मेशन होता है, वाटर कंजर्वेशन भी होता है फॉरेस्ट के ज़रिए, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट को भी मॉडरेट रखता है, बट रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट नहीं करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि फॉरेस्ट रीजनरेट नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा देखते रहना, अपने क्वेश्चन मैच करते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे या फिर आप पढ़ते रहो अपनी बुक लेके, तो आपको थोड़ा सा पता चलता रहेगा। क्योंकि देखो, ये जो पेपर है ना, एक तो मल्टीपल चॉइस का आ रहा है, इसमें आपने जो गलत कर दिया ना तो वहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे। टोटल ये 50 नंबर का सारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करना कम से कम तुम्हें इसमें से 40+ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ठीक करके आने हैं। ओके, तभी तुम्हारी एग्रीगेट में एक अच्छी जो परसेंटेज बनकर आएगी और जो ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला। चलिए 6 कर लेते हैं, क्राउन फायर मोस्टली टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो इसका आंसर भी आपका डेंस फॉरेस्ट आएगा, इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो क्राउन फायर होती है मोस्टली जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ही ये चीज़ें जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पारिस्थितिकी नारीवाद। ठीक है, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहना, आप लोग भी मैच करते रहना अपने आंसर्स को। फिर है एनविस का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? एनविस का, तो वो आंसर आ जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों साथ साथ ना आप इन क्वेश्चन पेपर का इस जो मैं ये करवा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जैसे कि हर वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, या तो आप अपने बुक लेके बैठो, उसमें साथ साथ क्वेश्चन जो है वो अपने चेक करते रहना। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि अभी कल आपका पेपर है, तो अभी आपके पास आज का पूरा दिन है, वो तो अच्छे से आप लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़े से आपको याद भी रह जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा शाकभक्षी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये आपका 50 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 18 मार्क्स चाहिए। तो जो आप क्वेश्चन पेपर ये वाला जो डिस्कस कर रही हूँ मैं, इसको आप अच्छे से देख लोगे, और जो जून 2024 का मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, वो दोनों पेपर को भी अगर आप कर लोगे ना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे, तो आपकी मतलब 18 नंबर का प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और 8th का कर लेते हैं, दिए गए घटक डैश पानी में सल्फेट, अम्लीय वर्षण और जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो है अवसादी चक्र। ओके, 9th क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को क्या बोलते हैं? चरम समुदाय, लाइकेन अवस्था, मॉस अवस्था या क्रमिकी, जिसको सीरियल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, चरम समुदाय। ओके, नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें ऊर्जा का ह्रास मतलब खराब होना या फिर किसके रूप में होता है? तो वो ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का क्यों यहाँ पर आंसर होने वाला है? क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, सो ऊष्मीय ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये आप चेक कर लेना अपना। नेक्स्ट है 11th, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है? ये आपको बताना है। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, एशिया। एशिया जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चों हम 12th क्वेश्चन में आ गए, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रेपेजियन जोन में नहीं है? तो ये आपका आ जाएगा मथुरा शक्कर फैक्ट्री। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है इसमें, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, सेम वे में जब आप जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी अपने इसी सीरीज़ में आप अपने आंसर जो है वो टिक करते रहना। ओके, 13 क्वेश्चन में हम आ गए, साइलेंट वैली डैश नदी की संकरी घाटी है। इसका आंसर आपका होगा, सो इसका आपका आंसर हो जाएगा कुंथी। सेकंड ऑप्शन जो है, दिस इज़ द राइट आंसर फॉर साइलेंट वैली, नदी की संकरी घाटी है। इसका जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो कुंथी नदी हो जाएगा। ठीक है, 14 है, 8000 BC के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ये आपको यहाँ पर बतानी है, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 या 6 मिलियन। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है बच्चों, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 5 मिलियन। ठीक है, और ये जितने भी मैं आंसर बता रही हूँ ये आपकी जो इग्नू बुक में जो दिए हुए हैं उसकी के अकॉर्डिंग मैं सारे आंसर बता रही हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी होती है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारे पास आज का टाइम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा होने वाला है 15th, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं, क्या होते हैं? बेल एवं स्ट्रेंगलर, अंजीर सहित वृक्ष, 3 to 5 मीटर की ऊंचाई वाली झाड़ियाँ, 30 से 40 मीटर ऊंचाई वाले सदाबहार फर और चीड़ के पेड़, या पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 to 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है इसका आंसर होगा आपका 4th, पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष। तो शीतोष्ण जो पर्णपाती वनों में की जो खासियत होती है उनमें ये वाले इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिनकी पतली और चौड़ी पत्ती होती हैं और जिनकी ऊंचाई होती है 40 से 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16, भारत में टीक एवं बांस के पेड़ साधारणतया पाए जाते हैं। टीक, पहले ये ध्यान से देख लेना कि क्या पूछ रहे हैं। टीक और बांस के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शंकुधारी या फिर उष्णकटिबंधीय वनों में?
सो इसका सीधा सीधा आंसर आने होने वाला है आपका उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप प्लीज़ चेक करते रहना, ठीक है, और कोशिश करना है कि जो मैं बता रही हूँ उन क्वेश्चंस को आप या तो लिख लो या उनके इस तरह से क्वेश्चन लिख कर उसके सामने आप सीधा आंसर लिख लो, सारे ऑप्शन मत लिखो, और वो भी नहीं करना तो स्क्रीनशॉट तो साथ साथ लेते रहना। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहति अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो मैंने वीडियो डाली है जून वाले पेपर की, जो आंसर की मैंने डाली हुई है ना, उसके साथ साथ मैंने एक रिवाइज्ड वीडियो भी डाली हुई। ठीक है, क्योंकि जो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए थे कि जिनके आंसर जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग थे। उसके बाद मैंने एक रिवाइज्ड एक और वीडियो डाल दी थी उसी दिन। तो उसमें क्या है कि वो जो आंसर्स कुछ गलत हो रहे थे या बच्चों के हिसाब से उनको ठीक नहीं लग रहा था या कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने दोबारा से उस वीडियो को रिवाइज्ड इस हेडिंग से डाल दी है, तो उसको भी ट्राई कर लेना आप लोग। ओके, चलो, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहति अपनी चरम सीमा पर कौन सी अवधि में होती है? तो ये अवधि बतानी है, जनवरी से मार्च तक या मार्च से मई, सितंबर से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी तक। तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है सितंबर से अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसको चेक कर लेना। सरित, जिसको लोटिक बोलते हैं, अल्वनीय जलीय पारितंत्र का उदाहरण है, कौन सा है? झील होते हैं, कुंड होते हैं, दलदल होती है जिसको कीचड़ बोलते हैं, या फिर नदी होती है। इसमें से आपका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो इसका है नदी। ठीक है, इसको टिक कर लेना। सरित अलवणीय जलीय पारितंत्र का जो एक एग्जाम्पल होता है उसको नदी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19th हमारा क्वेश्चन है, कीटनाशकों में जो जिसका नाम है DDT विशेष रूप से किसकी आबादी कम करी? समुद्री मछलियों में, हिरणों में, चूहों में या चिड़ियों में? तो DDT का जो सबसे ज़्यादा असर हुआ था, जिसकी वजह से जिस जीव की आबादी जो है वो कम कर दी थी, वो थी समुद्री मछलियाँ, क्योंकि ये कीटनाशक होता है, पानी में जल्दी घुलता है, और हालांकि जो समुद्री मछलियाँ होती हैं वो पानी में ही रहती हैं। तो DDT का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वो मछलियों पर ही पड़ा था, और उनकी आबादी में काफ़ी हद तक कमी हो गई थी। तो हिरन, अगर आप वैसे प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हिरन, चूहे या चिड़िया जो ये बड़े जानवर होते हैं, तो इन चीज़ों का इतना असर नहीं होता है, क्योंकि वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। डी जो है ना, एक रासायनिक है, और जब पानी में घुलने वाला है, घुलनशील पदार्थ है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं जीवों पर असर होगा जो उस एरिया में रहते हैं पानी में, तो वो समुद्री मछलियाँ हो जाएंगी। 20 का है आपका, विशाल भारतीय गैंडे का स्थायी पुनर्वास बाधित हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि आवास में पर्याप्त भोजन नहीं था, या कठिन जलवायु स्थितियों के कारण, या रिंडरपेस्ट रोग के कारण, या दूसरे जानवरों के साथ प्रतियोगिता के कारण। सो इसका जो आंसर है वो रिंडरपेस्ट रोग के कारण, ये एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका जो पुनर्वास है वो बाधित हो गया था, पेंडिंग में चला गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा 21वां में आगे हम, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जलवायु बदलाव के कारण, खनन के कारण, तापमान वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक वर्षा बारिश के कारण? किस वजह से जो आक्रामक प्रजातियाँ होती हैं उनकी समस्या बढ़ने वाली है, ये आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा आप देखो बता सकते हैं कि जो प्रजातियाँ होती हैं, आक्रामक प्रजातियाँ कहाँ रहती हैं? मेनली ये वो है जो ट्राइबल्स इनको बोला जाता है। तो जलवायु बदलाव के कारण इसका आंसर होने वाला है, जलवायु बदलाव के कारण जिन प्रजातियों की समस्या बढ़ने वाली है। खनन नहीं होगा, तापमान वृद्धि भी नहीं होगा, अत्यधिक वर्षा भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखा जाए तो जो तापमान वृद्धि और अत्यधिक वर्षा जो है, ये भी इसी के ही पार्ट हैं, जलवायु बदलाव। जब जलवायु में बदलाव होता है तभी जो है जो तापमान में वृद्धि भी हो जाती है, अत्यधिक बारिश भी हो जाती है। कई बार तुमने देखा होगा कि जब मौसम नहीं होता है बारिश का तब भी बारिश हो जाती है, या फिर जिस महीने में जैसे जुलाई अगस्त में कम बारिश की संभावना होती है तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है कई कई स्टेट में, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, इस तरह से। तो जो जलवायु में जितने ज़्यादा परिवर्तन होते जाते हैं उसी हिसाब से जो तापमान में भी अलग तरीके से जो हमारा जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ा जाता है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है वो कौन सी है? विदेशी प्रजाति, पहले ये देख लो क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, फोरोस्पिस जूलीफ्लोरा, एक्टोपिस्ट माइग्रोटिरिस, पार्थेनियम हिस्टोफोरेसिस एंड यूकेलिप्टस सिट्रियोडोरा। सो इसका आंसर होने वाला, इसके लिए आपका ऑप्शन होने वाला है 3, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। 23 क्वेश्चन में हम आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता
हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मापदंड नहीं है। ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जाति प्रचुरता, स्थानिकता, प्रजाति नष्ट होने का त्वरण और अपेक्षाकृत कम अंतरजातीय स्पर्धा। इंग्लिश वाले बच्चों प्लीज़ आप अपने इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न में, इसी नंबर पर देखते रहना। आप ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदी में ही बनाया, इंग्लिश में नहीं बनाया। तो सेम क्वेश्चन आपके जो है सिर्फ मीडियम का फ़र्क रहेगा। आप अपने क्वेश्चन भी चेक करते रहना यहाँ पर। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मापदंड कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर होने वाला इसका जो आंसर होने वाला है वो है अपेक्षाकृत कम अंतरजातीय स्पर्धा। ऑप्शन 4 आपका आंसर होने वाला है इसमें, ठीक है। इसको टिक कर लेना। 24 में आ गए हम। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो इकोलॉजिकल जो एक विविधता होती है वो क्या शो करती है? क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों में विद्यमान आनुवांशिक विविधता, या वहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ, या वहाँ पर पाई जाने वाली विलुप्त प्राय प्रजातियाँ, या फिर जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता। तो इसको तो तुम लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला। यस, जो तुम सोच रहे हो वही आंसर है। 4th इसका आंसर होने वाला है जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता। क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता दिया हुआ है तो उसमें क्या मिलेगा? जैव विविधता में तो जैव प्रकृति ही मिलेगी ना, ये प्रकृति ही तो होती है। और वहाँ पर पाई जाने वाली विविधता, उसमें विविधता मतलब डिफरेंट चीज़ें प्रकृति में पाई जाने वाली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यस, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटों में पाया जाता है? ठीक है, ये आपका हिरन है, हॉर्नबिल है, स्लोथ भालू, या फिर जंगली भैंसा। तो देखो जो पश्चिमी घाटों में जो जानवर पाया जाता है ना उसका नाम है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। ये आपका ऑप्शन 2 आपका इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसको टिक कर लीजिएगा। 26 में झीलों और नदियों में जल का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब झीलों में और नदियों में पानी कहाँ से आता है, कौन सा सोर्स है उनका? वर्षण, अपवाह, पादपोषण, या फिर ऊर्ध्वापतन। इसका आंसर है आपका वाहित जल, अपवाह, ठीक है। 26 के लिए ऑप्शन 2 जो है वो दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, देखो एक चीज़ तुम ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर में ना नहीं वाले क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेंगे, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए होता है, क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कई बार हम क्या करते हैं ना कि निम्नलिखित में से लाल मृदा के लिए बस इतना ही देख के हम लोग आंसर ढूंढने लग जाते हैं, कौन सा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है कि कौन सा मृदा के लिए सत्य नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। ओके, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये सारे के सारे आंसर जो है ये आपकी इग्नू की जो बुक्स जो आपको प्रोवाइड की गई है ना, मैं बार बार बता रही हूँ, वहीं से लिए गए हैं। तो यू कैन रिलाई ऑन दिस आंसर्स। ओके, डोंट बी नर्वस कि ये आंसर ठीक होंगे नहीं होंगे। ये सिर्फ आप जो आपको बुक्स प्रोवाइड की है ना यूनिवर्सिटी ने, ये उन्हीं में से ही आंसर ढूंढे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके साथ साथ 28 में हम आ गए हैं। एक जलभर होता है, जलभर क्या होता है, इसका क्या आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2, ठीक है। ये पत्थरों की वो परत है जिससे होकर जल नीचे अंतःस्रावित होता है। ओके, उसी को जलभर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 2 वाला, इसको टिक कर लेना आप। 29, क्षारीय मृदा के सबसे प्रभावी उपचार के निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? यूरिया, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट, या फिर जिप्सम का, क्षारीय मृदा का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका है जिप्सम, सीधा आंसर। ओके, चलिए 30th में आ गए हम लोग। 30th भी देख लेते हैं। यह निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से किससे ऊर्जा जो है वो प्रकाश वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? वो स्रोत बताने हैं आपने, कौन से हैं? पवन है, भूतापीय है, सूर्य है, या फिर जल है? तो इसका आंसर तो इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। जो ऊर्जा है प्रकाश है वोल्टेज सेलों द्वारा प्राप्त होती है, तो उसका तो सीधा आपका आंसर होगा सूर्य, ठीक है। 3rd ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 31 में आ गए हम। भारत में पहली तरंग ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में, कोच्चि में, या फिर विशाखापट्टनम में? तो इसका आंसर होगा 2, तिरुवनंतपुरम में। 2nd ऑप्शन जो है वो 31 का आंसर होने वाला है। 32, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला का जो उत्पादन किया जाता है? द राइट आंसर इज चाइना, चीन, ठीक है। ये राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 33 में। वो अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम करने वाले हैं
पहले तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना कि वो अधिकतम जनसंख्या, ठीक है, जिसे प्रौद्योगिकी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आप 33, जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 34 में हम आ गए हैं यहाँ पर। 34, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे में बताना है आपने। उसमें कौन सा प्रमुख योगदान देता है इनमें से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर जलवाष्प? तो इसका जो राइट आंसर 4th, जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जलवाष्प का होता है। फिर है 35 में, पराबैंगनी विकिरण यूवी के लिए, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है आपने कि ये यूवी जो है यूवीसी ऑक्सीजन द्वारा अवशोषित नहीं होती, यूवीबी ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। और इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो सेकेंड, द राइट आंसर इज सेकेंड, यूवीबी ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको आप ध्यान से टिक कर लेना कि पराबैंगनी विकिरण एक अल्ट्रावायलेट पे हमेशा क्वेश्चन आता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन 36 में, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? ये आप लोग जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ या यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है। ये तो बहुत सारी जो टीवी ऐड में देखते हैं आप, जो कॉस्मेटिक की एड्स आती हैं उसमें भी आपको मिल जाता है त्वचा कैंसर के बारे में। तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है सेकंड, पराबैंगनी विकिरण, जिसको यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं ना, वो उसी की वजह से त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर बोलते हैं जिसको, और जिसकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर है ओजोन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, इसमें है RSPM का सामान्य स्तर क्या होता है? ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसमें तो ये है ही, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये हमेशा पूछा जाता है RSPM का सामान्य स्तर क्या होता है? तो द राइट आंसर 1, 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर है 1, ये आप टिक कर लेना अपनी बुक में। फिर है, किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था? ठीक है, ग्रीन हाउस को किया गया था, जैव विविधता को, ओजोन परत अक्षय को, या फिर दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषण को? तो इसका जो राइट आंसर है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हॉटस्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? दुर्लभता, स्थानिकता, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय, समष्टि या फिर विविधता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, स्थानिकता, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आ गए हैं, ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन है साथ साथ में। 41 में हम आ गए हैं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के से 1987 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो अधिनियम बना था इसका क्या लक्ष्य था प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का? ठीक है, ये बताना है आपने यहाँ पर। वैसे तो तुम लोग बता ही दोगे इसमें से, बट आई एम टेलिंग। 41, पर्यावरणीय समस्याओं के लिए एक समाकलित उपागम सक्षम करना, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया इसका। फिर है 42 में, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वन संरक्षण, जो वृक्षों को बचाने का जो एक अधिनियम था, वनों का संरक्षण करने का जो एक कानून पास किया गया था, वो कब पारित हुआ था? ये 24 में भी आया है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। ये वनों के बारे में भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। द राइट आंसर इज 1980 में ये जो अधिनियम है ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया है? तो वो कौन सा सम्मेलन था इनमें से जिसमें से ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया कि ओजोन परत की सुरक्षा होनी चाहिए? तो राइट आंसर वियना सम्मेलन, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है? ग्लास, धातुएं, चिकित्सक अपशिष्ट या फिर प्लास्टिक? तो राइट आंसर होगा आपके 44 का जो ऑप्शन होने वाला चिकित्सक अपशिष्ट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जो पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है वो आएगा आपका चिकित्सक अपशिष्ट। ओके, सो 44 में आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर
इसका है ऑप्शन थर्ड, इसका राइट आंसर है अपशिष्ट उपचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये सारे इंग्लिश वाले हैं, ये आप अपने चेक करते रहना। सीरीज़ वही है, हर क्वेश्चन उसी नंबर पर मिलेगा, जो हिंदी में वो इंग्लिश में भी होगा। 46 में आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान या निस्तारण का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर जैव विविधता के बारे में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर पूछे जा चुके हैं, अभी तीसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है, सो द ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। भारत में 6 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो ये आंसर 6 नहीं है, ये आपका आंसर होने वाला है फर्स्ट वाला। ठीक है, 48 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वन के पारिस्थितिकी महत्व का निरूपण नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर इसका आंसर है आपका सौंदर्य बोधक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करना। ठीक है, 49 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पादन की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जानवरों की खाल और हड्डियाँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था? किस राज्य ने किया था, इसके बारे में बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल सबसे पहला स्टेट था जिसने संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था। तो ये हमारे 50 के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, सारे के सारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, आप टेंशन मत लेना। और इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वैसे पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर आज कंप्लीट हो गया है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।